मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट इन द सेंस ये मेरी तरफ से डाला जाने वाला फर्स्ट पेपर है। ये पेपर मई 2019 में एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट करवाया गया था और नॉट इन मई, दिस पेपर वाज कंडक्टेड इन मार्च 2019 में ये पेपर हुआ था। ये पेपर मेमोरी बेस्ड है, बेस्ड ऑन मेमोरी है। जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे कर के आए उनके अप्रोक्स मैंने कोई 400 स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ लिए हैं। उनमें से ये सारे फैक्टर्स कॉमन आए हैं। इसको मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट कर रहा हूँ। बिल्कुल वेरीफाइड ये पेपर है। इसमें आए हुए सारे के सारे क्वेश्चन मार्च 2019 के फर्स्ट पेपर में आए हैं। तो इस पेपर की ध्यान से स्टडी करें। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि एक पेपर में टोटल 20 क्वेश्चंस आते हैं और ईच क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। यदि आप गलत आंसर करते हैं तो आपको पेनल्टी के तौर पर 0.25 मार्क्स ईच क्वेश्चन का आपका डिडक्ट होता है। और इसमें जो फॉर्मेट रहेगा वो सबसे पहले एक पैसेज रहेगा जिसमें से 4 या 5 क्वेश्चन आपको पुट अप किए जाते हैं। तो पैसेज जब आता है तो उस पैसेज को किस तरह से सॉल्व करना है इसको थोड़ा सा ध्यान दें। कोई भी स्टूडेंट चाहे वो इंग्लिश में थोड़ा डल है चाहे इंग्लिश में शार्प है, डजंट मैटर। पैसेज में से पूछा हुआ एक भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं हो सकता, क्योंकि पैसेज में एक क्वेश्चन पैसेज से पूछा हुआ थोड़ा टफ होता है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। और इस तरह के जो पेपर्स होते हैं उनका लेवल भी बहुत इजी होता है। अब इसमें पैसेज को पढ़ते समय हमें ये ध्यान रहना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। जिस बच्चे को पता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ उसका पूरा कॉन्सेंट्रेशन पैसेज पे है, क्योंकि आप जैसे ही एग्ज़ाम को ऑन करते हैं, पोर्टल जैसे ही आपका एक्टिवेट हो जाता है, पोर्टल एक्टिव होने के बाद में सबसे पहले इंग्लिश ही खुलता है। इंग्लिश में सबसे पहले पैसेज, तो आप होज पोज नहीं हो, आप वहाँ पे आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस बना के रखिए। इसमें पैसेज को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता देता हूँ। पैसेज को केयरफुली पढ़ें, बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ने के लिए नहीं दें। बस इतना ही टाइम दें कि जो कुछ भी पढ़ा आपको पता होना चाहिए किस लाइन में किस तरह के वर्ड्स का यूज़ हुआ है। यदि आप किसी वर्ड को लेकर के कंफ्यूज हैं कि इसका मीनिंग क्या है, जैसे मान लो आपको ऑर्डर्स का मीनिंग नहीं आता है, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको यहाँ से बाउंस करिए इस वर्ड को और आगे कंटिन्यू पढ़ते रहिए। जितना आपके समझ में आ रहा है उतना आप केयरफुली इसको पढ़ें। उसके बाद में इसमें दिए हुए क्वेश्चंस को बिल्कुल लाइन टू लाइन मैच नहीं होने वाले क्वेश्चन होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि लाइन टू लाइन मैच में उसका आंसर आए, आपको अपने सेंस से उसका आंसर निकालना है। हम करके देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन देखिए। इस पैसेज को मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये मुझे नहीं पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही इसका आंसर करें, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको पेपर करवाना है, उस लिहाज से मैं इसको देख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सिट इन पेनेंस। क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय सिट इन पेनेंस यूज्ड इन द पैसेज। इस पैसेज में एक वर्ड यूज लिया गया है, सिट इन द पेनेंस। इसका मीनिंग क्या है ये हमें देखना है। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है कि सिट इन द पेनेंस, सबसे पहले तो इसका मीनिंग आना चाहिए। यदि मीनिंग नहीं आता, जैसे मान लो कि आपको इसका मीनिंग नहीं आता है, इसका मीनिंग नहीं आता, तो सीधा आप कहाँ चले जाएंगे, आप पैसेज के अंदर चले जाएंगे और ढूंढेंगे कि ये सिट इन द पेनेंस जो है, या फिर आपने पढ़ा तो आपको पढ़ते आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ड सिट इन द पेनेंस कहाँ पे आया था। तो हम इस पैसेज के अंदर में ढूंढते हैं कि ये सिट इन द पेनेंस जो वर्ड है वो क्या कहीं पे आया है। यस, ये वर्ड यहाँ पे आया है। तो अब इससे रिलेटेड हम ट्राई करते हैं कि ये एक्चुअली में क्या है। सेंटेंस जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से देखते हैं। दे परफॉर्म ऑल द अर्डस राइट्स एंड रिचुअल्स, रिसाइट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, विजिट प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, सिट इन द पेनेंस, इंडल्ज इन होली बाथिंग एंड स्टिल फाइंड दे आर इट ऑड। ठीक है, ऑड्स। तो इससे हमें पता चलता है कि सिट इन द पेनेंस का मतलब है कि कोई जब समाधि में बैठ जाता है, तपस्या के लिए बैठ जाता है, तो इसका मीनिंग जो है इससे निकल करके आ रहा है। तो What do you mean by sit in the penance? तो ये मीनिंग क्या है, तपस्या में बैठ जाना। तपस्या में कोई क्यों बैठता है, तपस्या क्यों करेगा, ताकि उसको ज्ञान की प्राप्ति हो, या फिर आपको किसी दूसरे पर्पज से इसको बताया गया है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। सिट इन टेम्पल्स फॉर गेनिंग पीस ऑफ माइंड हो सकता है, बिल्कुल सही आंसर ये हो सकता है।
कि दिमाग की शांति प्राप्त करने के लिए टेम्पल में बैठ जाना, समाधि में बैठ जाना। सिट इन टेम्पल्स फॉर गिव अप देयर फिजिक, अपने शरीर के त्याग के लिए मंदिर में बैठ जाना। ऐसा मंदिर में बैठकर कोई शरीर का त्याग नहीं करता है, तो ये आंसर अपना नहीं निकल करके आएगा। सिट इन द पार्लियामेंट, संसद में जाकर के बैठ जाना, उसका भी कोई लेना देना इससे नहीं है। सिट इन देयर टू पेनिस फॉर द सिंस परफॉर्म्ड बाय देम, ये भी अपना आंसर बहुत ज़्यादा सही लग रहा है कि वो वहाँ पे इसलिए बैठ जाते हैं ताकि वहाँ पे अपने करे हुए पापों का पश्चाताप कर सकें। और सिट इन द पेनेंस का ठीक ठीक मतलब यही होता है, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है फॉर व्हाट पीपल हैव ग्रेट रिस्पेक्ट सो दैट दे आर रेडी टू ओबे। पैसेज की आपने स्टडी कर ली है, उसके अकॉर्डिंग ये सपोज करते हुए कि पैसेज आपने पढ़ रखा है, या फिर आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करके पैसेज को देख सकते हैं, उसी बिहाफ पे मैं आपको ये आंसर सोल्व करवा रहा हूँ। देखिए व्हाट पीपल हैव ग्रेट रिस्पेक्ट, किस बात को लेकर लोगों में बड़ा रिस्पेक्ट का भाव था, सो दैट दे आर रेडी टू ओबे, ताकि वो आराम से ओबे कर सकें। इसके लिए हम एक बार पैसेज की तरफ जाते हैं। ओबे की बात कर रहे हैं, तो ओबे के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ओबे जो ओबे से रिलेटेड वर्ड कहाँ पे यूज हुआ, ओबीडियंस। ओबीडियंस की बात करें या ओबे की बात करें, सेम थिंग। यहाँ पे आया है तो इससे रिलेटेड हम इसको पढ़ लेते हैं। There are so many holy scriptures accessible to people today to us which they hold faith and pay obedience. Nonetheless, they remain cubed this mortal form and distance from the truth. ठीक है, इस तरह से हम यहाँ से पढ़ने के बाद में हमें ये पता चलता है कि होली स्क्रिप्चर्स की यदि आप स्टडी करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि दीन दुनिया क्या है, और इससे आपका जो है वो धीरे धीरे विश्वास बढ़ता है दुनिया पर, ताकि आप पे ऑबिडेंस अपना ऑबिडेंस पे कर सकते हैं। Nonetheless they remain cube this mortal form and distance from the truth. Nonetheless का मतलब अदरवाइज आप जो है वो वास्तविकता से दूर ही रह जाएंगे। यदि आप होली स्क्रिप्चर्स की स्टडी करते हैं तो सब समझ में आ जाएगा, या फिर आपका जो है लाइफ का फॉर्म बिल्कुल पॉजिटिव फॉर्म होगा, अदरवाइज आप इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं। तो इसके लिए हम अपना क्वेश्चन निकाल करके देखते हैं। क्वेश्चन अपना जो है वो था कि फॉर व्हाट पीपल हैव ग्रेट रेस्पेक्ट सो दैट दे आर रेडी टू ओबे, किस चीज को लेकर लोगों में बड़ा रेस्पेक्ट था ताकि वो अच्छे से ओबे करने के लिए तैयार रहें। ग्रेट फेथ इन द सेंस ऑफ ड्यूटीज, ड्यूटी के सेंस में बड़ा फेथ, इसको एक बार के लिए साइड में कर देते हैं। द मॉरल वैल्यूज, नैतिक कर्तव्य के लिए बड़ा फेथ, इसको भी साइड में कर देते हैं। दोज हु आर डाउन ट्रोडन वाले लोगों की तरफ से, इसको भी साइड में कर देते हैं। द होली स्क्रिप्चर हमारे वहाँ पे वर्ड आया था और इसी से सारा लेन देन है अपना इस क्वेश्चन का, तो अपना आंसर निकल करके आ जाएगा क्या, द होली स्क्रिप्चर्स। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ले चलते हैं। हाउ कैन एवरीथिंग बी सेट राइट, हर चीज कैसे अच्छे से हो सकती है। पैसेज में से आंसर मैं करवा रहा हूँ, पैसेज आप इसकी अच्छे से स्टडी करके भी इसमें से आंसर दे सकते हैं, बशर्ते इस बिहाफ पे ये मान के कि पैसेज आपने पढ़ लिया है, पैसेज मैंने पढ़ लिया है, उस लेवल पे हम इसका आंसर निकाल रहे हैं। हाउ कैन एवरीथिंग बी सेट राइट, हर चीज़ को किस तरह से ठीक किया जा सकता है, ये हमें पैसेज में से फाइंड आउट करना है कि हर चीज़ को कैसे ठीक किया जा सकता है। पैसेज में जाने से पहले हम इसके ऑप्शंस देखते जाते हैं। प्रेजुडाइज ऑफ होल्डिंग बैक, द रियलाइजेशन ऑफ गॉड, भगवान को याद करके। द होली बाथिंग द इंडल्ज इनटू, पवित्र स्नान करके। द रिचुअल्स द परफॉर्म, जो परिपाटी जो मंत्र आदि उच्चारण करके। तो सीधी सी बात है कि एवरीथिंग कैसे सेट की जा सकती है, तो हम चलते हैं अपने पैसेज की तरफ। ये पैसेज देखिए, यहाँ से rites, receives, visit places, pilgrimages, sit in penance, indulge in holy bathing and finding their oaths, because instead of unifying with the eternal being, prejudice is holding them back. तो यहाँ पे अपना जो आंसर निकल के आया वो क्या है, prejudice is holding them back। तो prejudice holding them back अपना इसका हो जाएगा आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन की तरफ, सारी चीज़ें कैसे सेट हो जाएगी यदि आप ठीक से प्रेजुडाइज कर लेंगे, बाकी चीज़ों को ठीक से होल्ड कर लेंगे, तो फिर
आप इसको एक ठीक से सेट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट ब्रिंग्स पीपल अवे फ्रॉम ट्रुथ, कौन सी चीज़ है जो लोगों को सत्य से दूर ले जा सकती है। ये क्वेश्चन देखिए आप, द प्रेजुडाइस दैट मैड देम फॉर डूइंग सो, ये प्रेजुडाइस की बात है। प्रेजुडाइस ही ऐसा कर सकती है कि वो आपको सत्य से दूर ले जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, Who is the supreme energy is mentioned in the passage, के अंदर जो सुप्रीम एनर्जी है वो किसके लिए मेंशन की गई। सुप्रीम एनर्जी कौन होता है, गॉड ही होता है डेफिनेटली। बाकी चीज़ें यदि है तो उसमें भी हम देख लेते हैं। द डेवलप इनसाइट आफ्टर स्टडी ऑफ द होली स्क्रिप्चर्स, के होली स्क्रिप्चर को पढ़ने के बाद में आपके अंदर जो ज्ञान प्राप्त हुआ है। द इंटरनल एनर्जी गेन्ड विद स्पिरिचुअल परफॉर्मेंसेस, स्पिरिचुअल परफॉर्मेंस के बाद में जो एनर्जी मिली है वो। The moral they gained by the use of spiritual practices, तो ये सारे ऑप्शन सेम हैं। जो आंसर यूनिक निकल करके आ रहा है वो कौन है, द गॉड है। अब हम चलते हैं ग्रामेटिकल पोर्शन की तरफ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा अपने लिए इस पैसेज के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिनोनिम ऑफ इर्रेशनल, इरेशनल का मतलब क्या होता है, जो चीज़ रीजनेबल नहीं होती है, जो चीज़ तार्किक नहीं होती है, उसे हम कहते हैं क्या, इरेशनल। तो रीजनल जो नहीं होती रीजनेबल, वो अनरीजनेबल होती है। तो इरेशनल का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, अनरीजनेबल। क्या हो जाएगा, अनरीजनेबल। सिनोनिम एंटीनम की स्टडी किस तरह से करें ये मैं एक वीडियो में अलग से आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इसको हम करते हैं आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिस वर्ड को ठीक से लिखा हुआ है उसको हमें पहचाना है। एमरजेंसी वर्ड है, एमरजेंसी में हमेशा ध्यान रखें EME, एमरजेंसी किससे शुरू होता है, EME से शुरू होता है। तो EME इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इन दो में है। तो इन दो में एमरजेंसी और एमरजेंसी, तो ये कहीं ना कहीं मिस स्पेल्ड है। मैं इसको बना देता हूँ SY और इसको बना देता हूँ CY। तो इस तरह से ये दोनों सेम स्पेलिंग्स है। सेम स्पेलिंग्स नहीं आ सकती क्योंकि दोनों ऑप्शन सही नहीं हो सकते। तो जिसमें CY आएगा और जिसमें EME आएगा वो एमरजेंसी में सही आपका स्पेलिंग निकल करके आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एडवर्ब ऑफ एडमिरेबल, एडमिरेबल किससे बना, एडमायर से। एडमायर यदि एक है तो नाउन है। एडमायर का मतलब कोई काम हुआ है तो वो प्रशंसा करना, मतलब कि वो नाउन है, वर्ब है। और ये जो एडमिरेबल है इसका हमें एडवर्ब बनाना है। एडवर्ब का मतलब है कि जो वर्ब को स्पेसिफाई कर सके। तो वर्ब को स्पेसिफाई कौन कर सकता है, एडमायरिंग का मतलब प्रशंसा करते हुए। नॉट ये भी नहीं कर पाएगा, एडमायर ये भी नहीं कर पाएगा क्योंकि वर्ब को स्पेसिफाई नहीं करेगा, ये खुद वर्ब है। एडमिरेबली यस ये कर देगा। एडमिरेबली जो है वो आपका एडवर्ब बन के आएगा। एडवर्ब कैसे बनते हैं और एडवर्ब को किस तरह से पहचाना जाए इसकी हम स्टडी कर सकते हैं अपने एडवर्ब वाले वीडियो में। तो अपना आंसर निकल के आ गया है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हमें हैजी का एंटोनिम निकालना है। हैजी का मतलब होता है धुंधला, ब्लड। तो यहाँ पे इसका एंटोनिम अपोजिट निकालना है। तो चमकीला कोई भी जिस तरह से ब्रिलियंट हो सकता है या फिर विविड हो सकता है या फिर आपका वाइब्रेंट हो सकता है या ल्यूमिनस हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए डल का मतलब फीका, बोल्ड का मतलब गहरा, अगेन डल आ गया यहाँ पे। तो ये दो रिपीट हो गए हैं, मिसप्रिंट हो सकता है, यहाँ पे कोई और वर्ड हो सकता है, बट अपना आंसर जो है वो है ल्यूमिनस। एडजेक्टिव ऑफ फायर, फायर का एडजेक्टिव हमें बनाना है। फायर का मतलब होता है आग, या फिर ना वर्ब की बात करें तो आग लगाना। तो फायर का जो होता है फायरी, फायरी का मतलब क्या होता है, जो तेज होता है, उग्र होता है, आक्रोश में होता है, उसे कहते हैं फायरी। और फायर का एडजेक्टिव बन जाएगा फायरी। फायर सम नहीं होगा, फायरस नहीं होगा, फायरिंग नहीं होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। चूज वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। नीचे जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका वन वर्ड हमें निकालना है।
एक्सप्रेशन है इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, जो टाइम के ऑर्डर में जितनी भी घटनाएं हुई है उनको यदि एक वर्ड में कहा जाए तो वो क्या होगा? क्रॉनिकल। इसका वन वर्ड क्या होगा? क्रॉनिकल। प्रोपेगेंडा क्या होता है? प्लानिंग के लिए बनाया जाता है। सीक्वेंस जो क्रम होता है किसी चीज का, बट वो किसी टाइम ऑर्डर के इवेंट्स की बात उसमें नहीं होती है। सीरीज का मतलब ही एक ऑर्डर होता है, बट यहाँ पे भी टाइम से रिलेटेड कोई इवेंट्स की बात तो नहीं करते। जैसे सीरीज ये हो सकता है कि 3, 5, 7, 9, ये आपके इस तरह का एक सीरीज हो सकता है। सीक्वेंस हो सकता है कि एक के बाद में एक कोई बैठा हो, सीक्वेंस हो सकता है। बट ये इवेंट्स का सीक्वेंस यदि बात करें तो वो फिर क्रॉनिकल में चला जाता है वर्ड अपने आप में। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, पास्ट पार्टिसिपल ऑफ स्पिन। स्पिन जो है वर्ब, इस स्पिन वर्ब का अपने को पास्ट पार्टिसिपल ढूंढना है। तो स्पिन का पास्ट पार्टिसिपल होता है स्पन। स्पिन का मतलब घूमना होता है, स्पिन करना, घूमना, घुमाना। तो इसका स्पन जो है अपना आंसर ए निकल करके सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, देखिए, स्पॉट द एरर विच मे बी इन वन पार्ट ऑफ सेंटेंस। या तो ए में हो सकता है एरर, बी में, सी में, या तो फिर कोई एरर नहीं है तो आप डी आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन अपना है, वी आर बाउंड विद द लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, नो एरर। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वी आर बाउंड, हम बंधे हुए हैं, विद द लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट्स। तो हमें लगता है कि एरर यहाँ पे होगा, क्योंकि लॉज जब आया है तो कॉजेज एंड इफेक्ट्स कुछ ऐसा हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब नियम से बंधे होने की बात होती है तो बाउंड बाय आता है, बाउंड बाय आता है, न कि विद। तो पहले पार्ट में कोई इसमें एरर नहीं है, दूसरे वाले पार्ट में एरर है, तो अपना आंसर निकल करके आ जाएगा बी। ब्लैंक्स को फिल करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सोहन was busy when to see him। अब देखिए यहाँ पे हमें कैसे पता करना है कि इस तरह के सेंटेंस आ जाए तो एरर, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सटीक रहेगा। सेंटेंस का पहले नेचर पहचानिए, उसका टेंस पहचानिए। was busy, was busy क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है, और इसमें जो कंजक्शन आया है वो कौन है? when। तो ऐसी कंडीशन जब बन जाएगी when प्लस पास्ट इंडेफिनिट। यदि when प्लस पास्ट इंडेफिनिट एक तरफ हो तो दूसरी तरफ क्या होगा? यदि ये इवेंट्स को बता रहा हो एक के बाद एक, तो दूसरी तरफ भी पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। या फिर इवेंट्स को नहीं बताता हो और एक के बाद कोई एक घटना जो हुई है उसमें क्रम इस तरह से रहे कि एक घटना तो पहले से चल रही है और उसके बीच में कोई दूसरी घटना घट जाती है, तो एक तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा और एक पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है इवेंट्स का, ये सीक्वेंस एक के बाद एक, मतलब पैरेलली चल रहा है। पैरेलली चल रहा है तो फिर दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट ही होगा। अब पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्म हमें यहाँ पे निकाल के लाना है। गो नहीं हो सकता, विल गो नहीं हो सकता, वेंट होता है और गोन भी नहीं हो सकता। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। सोहन वॉज बिजी व्हेन वी वेंट टू सी हिम। जब हम उससे मिलने गए थे। देयर इज ए कप, देयर इज अ कप। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। एम स्प्रिंट हो गया इसमें। देयर इज अ कप। अबव द टेबल नहीं होता, ऑन द टेबल होता है, टू द टेबल नहीं होता, एट द टेबल नहीं होता। तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशन आएगा वो क्या आएगा? ऑन आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द नंबर ऑफ गर्ल्स 40। द नंबर ऑफ की जब भी बात आए, द नंबर ऑफ प्लस प्लूरल का वर्ब यहाँ पे प्लूरल का नाउन हो तो जो वर्ब आएगा वो किसका आएगा? सिंगुलर का आएगा। तो यहाँ पे सिंगुलर का नाउन क्या हो जाएगा? हैज, हैव, वर, इज। तो हैज और इज में से अपना आंसर होना है, हैव और वर में से नहीं होना है। तो हैज 40 ये तो सटीक नहीं बैठता, क्योंकि हैज यहाँ पे जो है वो
हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, मेन वर्ब है। मेन वर्ब के रूप में हम यहाँ पे इसको काम में ले नहीं सकते क्योंकि मेन वर्ब का यहाँ पे कोई रोल ठीक से निकल करके नहीं आ रहा है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 40, लड़कियों की संख्या 40 है। तो हम संख्या की बात कर रहे हैं, संख्या सिंगुलर हो गई है। बाकी 4 गर्ल्स जो है वो बेसिक प्लूरल है, बट नंबर ऑफ गर्ल्स सिंगुलर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। He looks as if, ये कंडीशनल सेंटेंस मैं बहुत अच्छे से आपको एक वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। as if जब भी आता है और वहाँ पे कोई भी सिंगुलर आता है, फिर आपको बी की फॉर्म भरने के लिए कही जाती है, तो डेफिनेटली सिंगुलर हो या प्लूरल उसके साथ में बी की फॉर्म वर ही आती है। ये मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कंडीशनल सेंटेंस का वीडियो आप देख सकते हैं। मोनिता आस्क्ड संस्कृति इफ सी, देखो आस्क्ड आया है, इफ आया प्लस सब्जेक्ट, तो ऐसे में क्या होगा, आस्क प्लस इफ प्लस सब्जेक्ट। इससे आप क्या समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ये कोई इनडायरेक्ट स्पीच बनाया हुआ है। और इसका ये इनडायरेक्ट स्पीच बना है, तो डेफिनेटली इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, कोई भी यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज कर देते हैं। इस तरह से इसको चेंज किया हुआ है, तो इसको चेंज किया हुआ है, तो इसका हम पहले या तो ऐसा करें कि भाई इसका डायरेक्ट स्पीच बना के चेक कर ले, ऑप्शन रख के, तब अपना आंसर आ जाएगा। हम रख के चेक कर लेते हैं। इनडायरेक्ट में कभी प्रेजेंट का प्रेजेंट नहीं आ सकता, और विल का विल नहीं आ सकता, विल का वुड बनेगा। तो ये 2 ऑप्शन तो अपने गए काम से, 2 ऑप्शन अपने गए काम से। ये भी प्रेजेंट है, ये कौन सा प्रेजेंट है, हैज गॉन कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कोई भी इनडायरेक्ट की फॉर्म नहीं है। इनडायरेक्ट की फॉर्म क्या होती है, ऑलवेज पास्ट, ऑलवेज पास्ट। या तो वो पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्मेट में हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूअस में हो सकता है, पास्ट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वो हो सकता है। या तो फिर कोई मॉडल आया है तो उसका पास्ट फॉर्मेट हो जाएगा, जैसे वुड हो गया, शुड हो गया, कुड हो गया, माइट हो गया, या हैड टू आया है तो वो भी हो सकता है, बट ये भी पॉसिबल नहीं है। तो वेंट सिंपल सा अपना आंसर निकल करके आ गया। सामने क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, ये मैं आपको करवा चुका हूँ। वॉइस की वो एक्सरसाइज ली थी हमने, जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस उसमें सारे, उसमें मैंने इसको रखा है ऑलरेडी, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। द फार्मर प्रिपेयर्ड द फील्ड, सब्जेक्ट कौन है, द फार्मर, प्रिपेयर्ड वर्ब है, द फील्ड कौन है, ऑब्जेक्ट है। अब इसको चेंज करते हैं तो द फील्ड से हम चेंज कर देंगे। द फील्ड, प्रिपेयर्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज कर देते हैं हम, ऑलवेज। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो इसका वो क्या होगा, वॉज वर्ब। तो द फील्ड वॉज वाला अपना आंसर होगा। द फील्ड वॉज 2 ही में ही है, 2 में है नहीं, तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। इन 2 में से आंसर देखिए। द फील्ड वॉज प्रिपेयर्ड, द फील्ड वॉज प्रिपेयर्ड बाय द फार्मर, तो ये कंप्लीट आंसर यहाँ से निकल के आता है, तो अपना आंसर हो जाएगा सी। नरेशन को चेंज करना है। नरेशन की भी मैंने एक एक्सरसाइज दे रखी है वीडियोस में, जिसमें बताया है कि पिछले एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस और उनकी एक्सरसाइज। सी सेड आई शैल हेल्प नाउ और नेवर। इसमें खास बात मैं आपको बता देता हूँ कि शेल शुड में चेंज नहीं होगा। यहाँ पे जो शेल है आई के लिए आया है, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, शी, तो यहाँ पे कोई शी आएगा, यहाँ पे कोई सी आएगा। सी के लिए वो जो शेल है विल बन गया है, विल वुड में चेंज हो जाएगा। तो सी के साथ में आप वुड देखिए, सी के साथ में वुड यहीं पे आया है और कहीं नहीं आया। तो अब बाकी अपने को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपना उत्तर यहीं से सीधा निकल करके आ गया है। ज़्यादा इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास होता है बहुत कम टाइम, सीधा सीधा आंसर आपको मिल जाता है। तो इसके ऊपर एक एक को कर करके ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम इसको देख सकते हैं कि नाउ को जो देन में चेंज किया जाता है और नेवर को एवर में चेंज कभी कभी हम कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए
सी वुड हेल्प नाउ और नेवर को उन्होंने चेंज नहीं किया है। सी सेड दैट सी शुड हेल्प देन और एवर, यहाँ पे चेंज किया बट शुड यहाँ पे रखा है तो ये भी गलत है। और विल बी हेल्प ये हो ही नहीं सकता। सी शुड हेल्प नाउ और नेवर, तो इसमें जो ऑप्शंस निकल करके आ रहे हैं ऑप्शन सारे गलत हैं। इसमें भी कोई मिसप्रिंट हुआ लगता है। इसका जो एग्जैक्टली जो नरेशन बनेगा वो नरेशन इस तरह से बनेगा, सी सैड ही रखा है यहाँ पे ऑप्शन में क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं माना है। सी सैड दैट, सी विल का क्या बन जाएगा, वुड। सी वुड हेल्प, नाउ को देन में चेंज करते हैं, देन और नेवर को किस में चेंज करते हैं, एवर में चेंज करते हैं। तो ये अपना होना था आंसर। मेरे हिसाब से ये यही आंसर था जिसमें यहाँ पे ये गलती से चेंज करना का मिस्टेक कर दिया। प्रिंट मिस्टेक है ये, एग्जाम में ऐसा मिस्टेक नहीं हुआ है। तो इस तरह से ये अपना पेपर होता है फर्स्ट कंप्लीट। अब हम इसके सीक्वल पेपर्स लेकर के आ रहे हैं। जितने भी आज तक एयरफोर्स के एग्ज़ाम हुए हैं मैं सारे पेपर्स कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं कि आपको ये पेपर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम इसी तरह का एक और पेपर जो कि मार्च में हुआ था उसको करवाएंगे। थैंक यू।